नाजरीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। आज सुप्रीम कोर्ट की एक दफा फिर बड़ी समात और जिसे कहावतन कहते हैं कि समवन इज नॉट कमिंग स्लो, ये अंग्रेजी में कहावत के तौर पर इस्तेमाल की जाती है बात, तो वही चीज लागू की जा सकती है जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए, जिन्होंने आज एक दफा फिर कहा है, और बल्कि आज तो बड़े क्लियर अल्फाज में कहा है बगैर मिन्सिंग हिज वर्ड्स के अगर इस दफा फंड्स नहीं मिले हैं इलेक्शंस के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो इसके संगीन नताइज हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल के साथ मुकालमा हुआ जो कि बड़ा दिलचस्प था, उसी में ये तमाम रिमार्क्स भी सामने आए, और बिलखुसूस जो वजारत दिफा की दरख्वास्त है या पिटिशन है उसको सुना जा रहा था, जिसमें ये दरख्वास्त की गई थी कि तमाम मुल्क में एक ही साथ इंतखाबात हों। अब ऐसे में नाजरीन मामला जहां पर आकर एक बैठा है या एक जगह जहां पर आके हिंज हुआ हुआ है इस वक्त, वो ये पॉइंट है कि मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल ने और हुकूमत वक्त ने अपना जो ऑफिशियल लीगल मौक़िफ़ है वो ये अपनाया हुआ है कि जी मुज़ाकरात का जो रास्ता है वो अपनाया जा रहा है, और मुज़ाकरात के लिए हुकूमत कहते हैं कि हम बिल्कुल तैयार हैं, बल्कि सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब रह गए हैं इस पूरी जो एक मखलूत हुकूमत है उनके अलायंस में, जो कि मुज़ाकरात के लिए इस वक्त इनकारी हैं, लेकिन उनको भी जल्दी मना लिया जाएगा। जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मोअज़्ज़ज़ अदालत की तरफ से ये रिमार्क सामने आए कि अगर ऐसा हो जाता है और अगर मिलजुल कर कोई रास्ता बना लिया जाता है तो फिर अदालत के पास गुंजाइश मौजूद है। ये बात हम तब कर रहे हैं जबकि 90 दिन की जो आईनी पाबंदी थी इलेक्शंस की वो हम लोग अबूर कर चुके हैं। केपी और पंजाब दोनों की असेंबलीज तहलील हुए हुए 90 दिन से जायद का टाइम हो चुका है, और ये भी बात याद रहे कि ये जो पूरी समाज चल रही है या ये जो पूरी डिस्कशन इस वक्त अंडरवे है वो पंजाब असेंबली के इलेक्शंस के लिए चल रही है। केपी असेंबली में जो इलेक्शंस है उसका मामला अलग से पेशावर हाईकोर्ट में दर्ज हुआ है, उसकी दरख्वास्त वहां दर्ज हुई है एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने ये जो समात है वो 4 मई तक अभी मुलतवी कर दी है। कहा यह जा रहा है कि 4 मई को ही इसका फुल एंड फाइनल इसकी समात करके फैसला भी सुना दिया जाएगा, लेकिन वो एक बात की बात है और देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल अभी जो ये तमाम बहस चल रही है वो पंजाब में इलेक्शंस के इनेकाद के लिए चल रही है, जिसमें 90 दिन के ऊपर ये कहा जा रहा है कि रास्ता निकल सकता है अगर तमाम लोग एक पेज पर आ जाएं। इसके ऊपर नाज़रीन बात करेंगे और बड़ी जरूरी इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि फिर 90 दिन की जो पाबंदी थी जिसके ऊपर तमाम इन्हिसार कर रहे थे कि ये नहीं, ये पाबंदी, ये जो आईनी पाबंदी है इसको हर सूरत हमने मीट करना है, इस कंडीशन को वायलेट नहीं होना चाहिए, फिर इसका क्या होगा? दैट इज इंडीड द बिगर क्वेश्चन। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत तो कह रहे हैं वहां पर ऑफिशियली जाके कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बल्कि अभी की इत्तला यह है कि बिलावल साहब भी मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने के लिए, उन्हें कन्विंस करने के लिए उनके गांव चले गए हैं। तो ये मामला भी अंडरवे है, लेकिन जो ऑफिशियल मीडिया की कंजम्पशन के लिए जो बात है जो हुकूमत कर रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कह रहे हैं कि हम तो मुज़ाकरात कहीं भी इमरान खान साहब से मुज़ाकरात के हम हक में नहीं है वगैरह वगैरह। जावेद लतीफ साहब जो कि विदाउट पोर्टफोलियो इस वक्त फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी आज यही बात की है, और ये सिर्फ एक नहीं, दिस इज वन आउट ऑफ मेनी सच स्टेटमेंट्स जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं, जिसमें वो मुज़ाकरात की पॉसिबिलिटी को बिल्कुल ऐसे क्रॉस का उस पर निशान लगा देते हैं। जावेद लतीफ साहब की बात सुनिएगा। खान से मुज़ाकरात करने हैं, हम उसके मुखालिफ हैं कि अगर कोई नहीं रह सकता मुज़ाकरात से तो फिर भाई उससे मुज़ाकरात करने की बजाय जनरल फैज से और साथ से फिर मुज़ाकरात करो जो असल। जी नाजरीन, ये एक एक्सर्प्ट था जावेद लतीफ साहब की बात का कि वो कहते हैं कि जी मुज़ाकरात हम तो इसके करने में हक में नहीं है। साद रफीक साहब ने भी आज कोई मिलती जुलती स्टेटमेंट उन्होंने दी है, वो भी इसी के ऊपर ट्वीट करते हुए नजर आते हैं। वो भी इंशाल्लाह ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोग्राम हम कवर करेंगे, वो ट्वीट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब, उनकी ट्वीट भी नाजरीन को दिखाई जाए, वो दूसरी तरफ ये एक शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि उनके लोगों को उठाकर उनके सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जो कोशिश है वो अभी भी ताहाल जारी है, और उन्होंने पहले भी इस खदशे का इजहार किया है कि जमान पार्क पर कोई ईद की छुट्टियों के दौरान हमला हो सकता है। और ये 4 जो ट्वीट्स हैं उन पर मबनी इमरान खान साहब का ये पैगाम है जो कि उन्होंने जारी किया है, जिस अंदाज में एक बनाना रिपब्लिक के रूप धारा है जहां कानून की हुक्मरानी के बहाली के बजाय महज जंगल का कानून राइज होता है, उसे देखकर अब वाज़ेह हो चला है कि मुल्क में खौफ और दहशत के राज की डोरियां पीडीएम नामी कठपुतलियों के हाथ में नहीं बल्कि उस कुव्वत के हाथ में हैं जो खुद को कानून से बालातर समझते हैं। और फिर उन्होंने इसमें मजीद जो बातें की हैं वो वही हैं जो कि मैंने आपसे अभी अर्ज की हैं, आपके सामने रखी हैं, कि वो कहते हैं कि उनके लोगों को पकड़ के उनके सॉफ्टवेयर अपडेट करने का सिलसिला जारी है। वैसे ये सिलसिला हमने 2018 में भी देखा था जब इमरान खान साहब इलेक्शन जीते थे उस साल में, और ये सिलसिला उस वक्त इनके मुखालिफ यानी कि PMLN के लोगों के ऊपर आजमाया जाता था यही चीजें।
लेकिन इन चीजों से हम कब निकलेंगे, ये भी एक बड़ा जरूरी सवाल है जो कि हम टेबल करेंगे आज अपने तमाम मौजूद मेहमानों के साथ आफ्टर अ ब्रेक. स्टे विद अस. जी वेलकम बैक नाजरीन. बात का बाकायदा आगाज करते हैं और इब्तिदाइये में जैसे मैंने अर्ज किया कि बड़े इस वक्त ऐसा मालूम होता है कि संगीन नताइज और अगर हुकूमत जो है वो फंड्स नहीं देती है अभी भी ईसीपी को, और तमाम मामले पे जो कानूनी एज वेल एज जो पॉलिटिकल व्यूज हैं वो शामिल गुफ्तगू रखेंगे. यहाँ स्टूडियोज में मेरे साथ तशरीफ फरमाए जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हैं, साबिक वफाकी वजीर हैं. वेलकम सर, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो और आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया. नाजरीन, जनाब हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं. इस मामले पे अपनी बड़े वोकल और पर्टिनेंट व्यूज आप इनके सुन रहे हैं. सर के सदर पाकिस्तान बार काउंसिल एंड ही रिप्रेजेंटिंग हिज ऑर्गेनाइजेशन, और बड़ा एक अपना उनका पर्टिनेंट और ओपिनियनेटेड व्यू है. वेलकम सर, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो. आपका खास बहुत शुक्रिया बिकॉज सर इज वेटिंग फॉर अस सिंस अ लॉन्ग वाइल. और नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टॉलवर्ट मलिका बुखारी साहिबा हमारे साथ हैं जो कि पीटीआई के तमाम लीगल एज वेल एज पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम हर साइड ऑफ द पार्टी हमारे साथ रखेंगी शामिल गुफ्तगू. आपको भी बहुत वार्म वेलकम मलिका साहिबा. आई होप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है. बात का आगाज आपसे करती हूँ. तारिक साहब, आप बताइएगा, संगीन नताइज के लिए चीफ जस्टिस डज नॉट सीम टू बी कमिंग स्लो. हमने अपने इब्तिदाइये में ये बात की है. बहुत शुक्रिया आपका. देखिए, अब ये केस जो है ये इतना सादा रहा नहीं है कि 2 और 2 4 की तरह इसका कोई फैसला जो है वो इस तरह किया जा सके. जहाँ तक ताल्लुक है प्राइम मिनिस्टर साहब का, तो ये सुप्रीम कोर्ट की ही मेहरबानी है कि जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट की तशरीह होती थी, जो आपकी रूल्स ऑफ बिजनेस में फेडरल गवर्नमेंट का लफ्ज़ लिखा हुआ है, वो इस्तेमाल होता था प्राइम मिनिस्टर के लिए. यानी वफाकी हुकूमत के जितने फैसले होते थे वो प्राइम मिनिस्टर करते थे और उनके जिम्मेदार भी वही होते थे. चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में उन्हें वज़ीर आज़म को ये कुली इख्तियार पसंद नहीं आया और उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट की तशरीह अपने एक फैसले में प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट ये कर दी. सही है. जिससे बेशुमार हमें इंतजामी तौर पर बड़ी मुश्किलात हुई कि हर वो फैसला जो प्राइम मिनिस्टर 1 मिनट में करते थे उसके लिए 2-2 महीने कैबिनेट की मीटिंग का इंतजार करना पड़ता था. बहरहाल, लेकिन आज उसका फायदा ये हो रहा है कि आज जो भी फैसला फेडरल गवर्नमेंट कर रही है वो प्राइम मिनिस्टर के जिम्मे ना है, ना वो रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी डिसीजन के जो कि फेडरल गवर्नमेंट ले रही है. एक बात. दूसरी बात ये कि काबीना ने भी जो फैसले लिए हैं बिलखुसूस जो फंड्स की फराहमी के हवाले से है, उन्होंने तो ओके कर दिए और पार्लियामेंट वो को पार्लियामेंट के पास गए हैं और पार्लियामेंट की तमाम कार्रवाई जो है वो काबिल दस्तअंदाजी अदालत आप कह सकते हैं नहीं है. ये तो वो बात है जो मेरे से ज्यादा पाशा साहब आपको इस पे टेक्निकल अपनी या कानूनी राय देंगे. हाँ. लेकिन अब उसके साथ साथ आपकी वजारत दिफा है, उन्होंने भी एक पटिशन दायर की है कि बेहतर है कि इलेक्शन जो है वो अगर 1 दिन में किए जा सके. मुख्तलिफ वजूहात उन्होंने ज़ाहिर है उसमें बयान की हैं. और अब एक रूलिंग, एक आप ये कहें कि रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी आए हैं कि सियासी जमातें आपस में मिल बैठ के कोई इसका रास्ता निकाल लें. एक और पटिशन जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है वो गालबन शाह खावर साहब की तरफ से की गई है कि इलेक्शन जो है वो 1 दिन में होने चाहिए. तो ये मल्टीपल अब चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं. अब ये इतना सीधा साधा केस नहीं है. और मैं जो प्रोग्रामों में कानूनी माहिरीन की राय दे रहा हूँ, बल्कि ये सवाल बेशक आप पाशा साहब से भी पूछे हैं, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट जिस हद तक आगे चली गई है, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स फॉर द ऑनरेबल कोर्ट, जाना नहीं चाहिए था. अच्छा. कि आपने इलेक्शन शेड्यूल तक दे दिया, आप जनाब उन मामलात में चले गए जो कि मैं समझता हूँ कि डोमेन नहीं है. हमारे तमाम जो कानूनी एक्सपर्ट्स हैं, मैं इंडिपेंडेंट की बात कर रहा हूँ, वो भी ये कह रहे हैं कि उस हद तक सुप्रीम कोर्ट को नहीं जाना चाहिए था. तजावुज कर गए आप, तजावुज कर गए हैं. तो ये तजावुज. लेकिन तारिक साहब, आप और फिर उसका नतीजा क्या हुआ, आखिरी बात मैं कर दूं, उसका नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाजें आने शुरू हो गई. अच्छा. जो कि बड़ी मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती की बात है. तारिक साहब, देखिए, बात ये होती है कि मिसाल के तौर पर अब प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे होते हैं, कैबिनेट की एक मीटिंग है, उसमें वुजरा की, मैं खुद रहा हूँ, उसमें वुजरा की मुतजाद राय हो सकती है, लेकिन वो इन कैमरा सेशन होता है. उसके बाद जो कंसेंसस होता है वो काबीना का मुत्तफिक का फैसला होता है. आज आपको मुख्तलिफ जजेस जो है मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आके बात कर रहे हैं, सो मोटो की जुरिस्डिक्शन पे बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन पे बात कर रहे हैं, आइन के आर्टिकल्स का हवाला दे रहे हैं, और उन्होंने कहीं तहरीरी तौर पे जो फैसले आ रहे हैं वो जो है चीफ जस्टिस साहब के फैसलों के मुतसादिम आ रहे हैं. ये सूरत हाल फिर पैदा ना होती. ये डिसेंटिंग नोट्स जो पहले
एक सिंपल नोट की शक्ल में होता था, आज उस पर जजेस वोकल होकर बात कर रहे हैं। लेकिन तारिक साहब, आपसे एक बड़ा जरूरी सवाल ये करना है, आज ये भी चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए हैं कि अगर आप मनी बिल पास नहीं कर सकते, प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना कि हमने तो काबीना से, अटॉर्नी जनरल से जो उनका मुकालमा हुआ कि मनी बिल उन्होंने आगे दे दिया, पास हो गया, लेकिन जब वो पार्लियामेंट गया तो पार्लियामेंट के पास मेजोरिटी नहीं है, तो उन्होंने कहा अगर आप मनी बिल पास नहीं कर सकते तो इसका तो ये वाज़ेह मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर अपनी मेजोरिटी खो चुका है पार्लियामेंट से, और कल को अगर बजट आएगा तो फिर आप क्या करेंगे? ये बड़ा जरूरी सवाल है। देखें, ये तो वक्त बताएगा, जब प्राइम मिनिस्टर को किसी भी वक्त अगर जरूरत पड़ती है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की, वो लेंगे इंशाल्लाह। हाँ, पार्लियामेंट में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हमेशा आप ये कहें कि जो अक्सरीती मेंबरान होते हैं उन पर मुश्तमिल होता है, और वो हमें सादा अक्सरियत बिल्कुल हासिल है। अच्छा, उन्हीं मनी बिल पास कराने की पोजीशन में है बिल्कुल आराम से, कोई उसमें कोई दो राय नहीं है। ये उसमें कोई दो राय नहीं देखिए, है। हम जब प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो हमने पीटीआई के किसी मुनहरिफ मेंबर जिन्हें वो कहते हैं उसका वोट नहीं लिया। वही 4-5 सियासी जमातें थी जो कोalition में थी इमरान खान साहब के साथ, तो वो प्राइम मिनिस्टर थे। वही जमातें आज हमारे साथ कोalition और इत्तेहाद में है, तो हम प्राइम मिनिस्टर हैं। करेक्ट। और वो सिंपल मेजोरिटी है पार्लियामेंट की। हाँ। वो ऐसा नहीं है कि हम जो, देखिए मेजोरिटी दो तरह की होती है, एक सिंपल मेजोरिटी है, यानी टोटल 342 का अगर ऐवान है तो उसमें से 50% से एक वोट ज्यादा आपने लेनी है। जी जी जी, वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह है। अच्छा, हाँ। दूसरी अक्सरियत ये होती है कि 2/3 जिसे कहते हैं, नहीं, दूसरी अक्सरियत ये होती है कि जो आपकी लेजिस्लेशन वगैरह होती है, सिंपल लेजिस्लेशन जो है, जो ऐवान में मौजूद मेंबरान है उनकी अक्सरियत। तो हमारे पास ऐवान में मौजूद मेंबरान की अक्सरियत नहीं है, जो कुल तादाद है ऐवान की, कौमी असम्बली की, उसके सिंपल मेजोरिटी से ज्यादा अक्सरियत हमारे पास है। अच्छा, ठीक है, आपके पास वो, आप कहते हैं कि एक मिडिल 2/3 नहीं है, लेकिन एक बीच की राह आपके पास है। 2/3 चाहिए नहीं होती, 2/3 आपको चाहिए, आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए। यानी मनी बिल आप पास कर सकते हैं, ये ऑब्जर्वेशन आप कहते हैं ये ठीक नहीं थी। ये मनी बिल पास करने के लिए भी आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए, 2/3 अक्सरियत नहीं चाहिए, जो कि आपके पास है कंफर्टेबली है। तो हसन साहब, आपका इस पे क्या ख्याल है? सुप्रीम कोर्ट में आज ये भी उन्होंने रिमार्क्स में कहा कि जी जो शख्सियात आकर मिली हैं तो वो ओपन हियरिंग में आ जाते, क्या प्रॉब्लम थी? जी बिल्कुल, ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने इस चीज़ का अदा किया कि जी कि वो यहाँ पे ओपन कोर्ट में मिल सकते थे, लेकिन परसों जनाब की इजाज़त के बगैर तो उनका रिटायरिंग रूम में जाना बनते ही नहीं था। यकीनन उन्होंने इजाज़त ली होगी और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने इजाज़त ग्रांट की होगी तो फिर वो मुलाकात। करेक्ट, हाँ। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बगैर इजाजत के वो गए हों। दूसरी बात ये है कि ये अनयूजुअल हमने देखा है, इससे पहले जो सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान है वो इस तरह चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में जाके उन्होंने ब्रीफिंग नहीं दी। फिर जो उसका दौरानिया है 3 घंटे से जायद का, ये भी एक बात बनती है कि इतना लंबा अरसा वो क्या करते रहे। ऑल दो कि आज जब कार्रवाई शुरू हुई तो उस पे जो पूरा बेंच था वो अपने पहले वाले फैसले पे डटा हुआ नजर आ रहा था कि, और जो मुकालमा हुआ अटॉर्नी जनरल के साथ वो ये हुआ कि ये क्यों इस तरह हो रहा है, ईसीपी क्यों इस तरह कर रही है, गवर्नमेंट इस तरह क्यों कर रही है, क्या। और लेकिन साथ साथ बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम डिफेंस सेक्रेटरी की जो रिपोर्ट है उससे मुतमिन नहीं है, हाँ। लेकिन दूसरी साइड पे जनाब चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स ये आए कि सिक्योरिटी इदारों ने आज कल जो है बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी है और उनको अप्रिशिएट भी किया। तो ये साथ साथ दोनों चीजें लेके चल रहे हैं। अब एक बात जो अटॉर्नी जनरल साहब ने फाइनली रिक्वेस्ट की कि हम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मिल बैठना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं, तो उस पे फौरी तौर पे जो रद्द अमल आया सुप्रीम कोर्ट का वो बड़ा पॉजिटिव था। इससे पहले अगर ये बात होती थी तो वो इसको फौरन रद्द कर देते थे कि ये आप बाहर करें जो करना है। इसके बावजूद के 2 दफा या 3 दफा बेंच ने ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स ये कहा था कि आप मिल बैठ के फैसला करें, हाँ। लेकिन उसका दौरानिया 1.5 घंटा या 2 घंटे था। अच्छा। जब 2 घंटे बाद रिज्यूम हुई कोर्ट तो फिर वो बात खत्म हो गई। तो हुकूमत को डरने की जरूरत है या हुकूमत को डरने की जरूरत नहीं है? जैसे अभी तारिक साहब तो बहुत कंफर्टेबली पूरी बात पे कमेंट कर रहे हैं। आर्टिकल 190 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो ये है कि जो भी गवर्नमेंट का इदारा है
وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو ماننے کا پابند ہے. Correct. اس میں کوئی اور دوسری رائے نہیں ہے. ہاں. اور وہ یہ بڑا کلیئر ہے. اگر فنڈز نہ ملے تو اٹ کین بی پرابلمٹک فار دا سٹنگ گورنمنٹ. آپ دیکھیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو انہوں نے ڈائریکشن دی, جی انہوں نے آدھی مانی آدھی نہیں مانی. ہاں مانی اس حد تک کہ ٹھیک ہے جی ہم نے 21 ارب روپے مختص کر دیے. آگے اس کی ڈسبرسمنٹ کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ وہ چونکہ منسٹری آف فائنانس ہمیں کہے گی تو ہم دیں گے. ظاہر ہے جو اکاؤنٹ ہولڈر ہوتا ہے اس کی مرضی کے بغیر بینک مینیجر یا بینک کا اسٹیٹ بینک کا گورنر جو بھی ہے جس کے پاس وہ اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ اکاؤنٹ ہولڈر کی مرضی کے خلاف پیسے نہیں اور ٹرانسفر کرتا. یہ جو مرضی ہے یہ مشروط ہوئی ہوئی ہے پارلیمنٹ کی اگریمنٹ سے, جو کہ حکومت کا پرسپیکٹو ہے یا ان کا موقف ہے. Exactly. تو کیا یہ پرابلمٹک ہے پوری پارلیمنٹ کے لیے پرابلمٹک ہے یا کابینہ کے لیے؟ کیونکہ کابینہ نے, ہم نے سر یہ بھی دیکھا ہے, اپنے آپ کو شاید قانونی سیف گارڈ کیا ہے کیونکہ انہوں نے ایک وہ دے دی ہے, انہوں نے کابینہ سے اپروو کر دیا ہے یہ 21 بلین کا جو فنڈ ہے, لیکن پھر انہوں نے پارلیمنٹ بھیج دی ہے. پارلیمنٹ اس دفعہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس سے بہت زیادہ سبق حاصل کیا ہے. اچھا. کیونکہ اس وقت یہ ہوا کہ اس وقت ہی پارلیمنٹ نے یوسف رضا گیلانی کو اس طرح ساتھ نہیں دیا یا یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ ایسا آرڈر آئے گا. ہاں. اب یہ ہوا ہے کہ جو موجودہ حکومت کے جو معاونین ہیں قانونی طور پہ, انہوں نے قانون کے حوالے سے جو ہے انہوں نے جو رائے دی ہے, کیونکہ مصطفیٰ ایپیکس کیس میں جب یہ ہولڈ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ صرف پرائم منسٹر ریسپانسبل نہیں ہے, گورنمنٹ جو ہے وہ صرف پرائم منسٹر نہیں ہوتی, آل دی کیبنٹ. سو انہوں نے میٹر فوری طور پہ پرابلمٹک ہو گیا ان کے کیبنٹ میں رکھا. ہاں. کیبنٹ نے پھر پارلیمان کو بھیج دیا اور پارلیمان میں جو سپیچز ہوئیں اور جس طرح انہوں نے کیٹیگریکلی منع کر دیا پرائم منسٹر کو کہ آپ نے نہیں دینا جی. تو اب یہ سارا آنرز صرف پرائم منسٹر پہ نہیں آیا بلکہ پارلیمنٹ کے ہر ایک ممبر نے اپنے کندھے پہ لے لیا. اور اس کی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایوری بڈی از ڈسکوالیفائڈ. اب یہ بڑا مشکل ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے کہ یہ کس پہ فکس کریں گے اس کا اونرز. جی ملکہ صاحبہ ایسے ہی ہے, آئی ہوپ آپ نے تمام کی بات سنی ہے, آپ کا اس پہ کیا ویو ہے؟ اور پھر یہ جو 90 دن کی پابندی ہے اس پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب تو جی یہ پابندی تو پھر سمجھیں پھر ختم ہی ہو گئی نا, کیونکہ اگر پی ٹی آئی مان جاتے ہیں اکتوبر میں الیکشنز کے لیے تو کیا سپریم کورٹ بھی, گورنمنٹ یہ بھی امپریشن لے رہے ہیں کہ اٹ از آل ڈیپینڈنٹ اینڈ کنڈیشنل ٹو پی ٹی آئیز نوٹ. اگر پی ٹی آئی مان جاتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ کو بھی اکارڈنگ ٹو دا گورنمنٹس ویو کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا. نہیں دیکھیں, بہت ساری باتیں ہوئی. سب سے پہلے تو پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے چیف جسٹس جو محافظ آئین بن کر منظر عام پر آئے ہیں, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ اس سیاہ دور کے اندر, اس تنگ ماحول کے اندر, اس آئین شکنی کے دور کے اندر پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے چیف جسٹس نے دکھایا ہے کہ انصاف کا مرکز, آئین کی تشریح کرنے والے آئین کی بالادستی کو یقینی بنا سکتے ہیں. تو پاکستان کی عوام کے لیے ایک نوید اور امید بن کر ان کے تحریر نامے منظر عام پر آتے ہیں, اور 2 تحریر ناموں کی یہاں پر بات ہو رہی ہے اور دونوں میں تفریق کرنا بہت اہم ہے. آپ نے بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف اگر اس بات پہ آمادہ ہو جائے کہ 8 اکتوبر کی تاریخ ہو تو چیف جسٹس جو ہے وہ اس کے اندر لچک دکھا سکتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو چیف جسٹس نے اس تحریر نامے میں واضح طور پر کہا ہے کہ مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 14 مئی کی تاریخ سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں. 14 مئی کی تاریخ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت طے ہے. 90 دن کا تعین آئین نے کیا ہے. آئین کی بالادستی کے بارے میں موقف آئین کی تشریح کرنے والوں کا سامنے آ گیا ہے. تو مذاکرات کا عمل آئین کے دائرہ کار سے باہر نہیں ہو سکتا. عوامی نمائندے یا وکلا جو ہیں وہ آئین کے دائرہ کار یعنی آرٹیکل 224 اور آئین کی روح سے باہر جا کر کسی بھی تاریخ کا تعین نہیں کر سکتے. 8 اکتوبر اور 8 اکتوبر کے بارے میں یہاں پر استفسار کی بات ہوئی کہ چیف جسٹس نے ایک طرف تو افواج پاکستان کے کردار کو سراہا اور ایک طرف انہوں نے اپنے آرڈر کے اندر کچھ اور لکھا. دیکھیے کوئی بھی ذی شعور وکیل یہ سمجھتا ہے کہ جج اور وکیل کے استفسار کے اندر اور تحریر نامے میں بہت ساری تفریق ہوتی ہے. تحریر نامے میں جو چیز لکھی جاتی ہے وہ واضح ہوتی ہے. تحریر نامے میں کیا لکھا ہے؟ بتایا ہے کہ سیکرٹری ڈیفنس نے جو ایک عمومی نہیں ایک معمہ اور ایک بڑی ہی عجیب سی استدعا کی تھی پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے سامنے جو آئین کی شکوں کے مترادف تھی, اس کو پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے قابل سماعت قرار نہیں دیا. پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے چیف جسٹس نے کہا کہ 1952 سے اس ملک کو دہشت گردی کے مسائل درپیش ہیں, لیکن کیا پاکستان کے عوامی نمائندوں نے
क्या अफवाज पाकिस्तान जो आयरलैंड की अवाम मिसाल दी है आज। सालियत की जामिन है, उन्होंने दहशतगर्दी के सामने घुटने नहीं टेके। हमने इन्हीं मसाइल के अंदर जमहूरियत को आगे बढ़ाया, जमहूरियत परवान चढ़ी, तो हमने अभी भी इलेक्शंस के अमल को आगे बढ़ाना है। जहां तक इन्होंने नुक्ता नजर पेश किया कि जी वो चार्ज एक्सपेंडिचर और काबीना और मुस्तफा इम्पैक्ट का केस, देखिए मैं जरा वजाहत से बता दूं, हसन साहब की बात पे आप कह रही हैं। जी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीर नामे के अंदर वाज़े तौर पर कहा है, हाँ। आई थिंक उसके पैराग्राफ 6 या 7 के अंदर लिखा है कि जो मौक़िफ़ आपने इख्तियार किया है, वज़ारत खजाना ने, और जो मौक़िफ़ वफाकी हुकूमत ने इख्तियार किया है कि चार्ज एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता इंतखाबी अमल के पैसों के लिए, वो मौक़िफ़ हम तस्लीम नहीं करते। इससे वाज़ेह बात तो वो कर नहीं सकते। इनफैक्ट आपने पार्लियामान से ये करारदाद और बिल पास करवाकर अपने आप को आईनी मुश्किलात में डाला। तो नहीं मलिका साहिबा, आपकी रीडिंग के हिसाब से आपको लगता है कि ये पूरा जो ओनस है, अभी हसन साहब कह रहे थे कि ये तो फिर अब प्राइम मिनिस्टर पर या काबीना पर इसकी जिम्मेदारी नहीं डाल सकती है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अब इसमें पार्लियामान में सारे लोग जिसे कहते हैं बुलंदोबांग अंदाज में कह रहे हैं कि भाई हमने नहीं देने, प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल फंड्स ना दें। तो क्या आपको लगता है ये जो पीटीआई ने एक्सपेक्टेशन लगाई हुई है, फवाद साहब भी बार बार कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर फारिग होने वाले हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब की तरह खान साहब ने भी ये बात की है, ये आपकी एक्सपेक्टेशन ठीक है या गलत है इन दैट कॉन्टेक्स्ट? जी बिल्कुल, हमारी एक्सपेक्टेशन आइन और कानून की रूह के मुताबिक। देखिए पार्लियामान मुकद्दम है, पार्लियामान की तौकीर बहुत बुलंद है, लेकिन आइन बालादस्त है, आइन सर फहरिस्त है, और इसकी वजाहत पाकिस्तान की आला अदालत अपने तहरीरनामों में बार बार कर चुके हैं। पार्लियामान गैर आइनी तौर पर किसी भी चीज को आगे नहीं बढ़ा सकता। सो इन योर व्यू मलिका साहिबा, आइन शिकनी किसने की है? मतलब पार्लियामेंट ने, और पार्लियामेंट ने की है इन योर व्यू, या फिर काबीना ने? क्योंकि काबीना ने तो ओके करके पार्लियामेंट को भेज दिया। अब मैं आपकी असेसमेंट जानना चाहती हूँ। देखिए मैं बहुत आपने मासूम सवाल किया। देखिए आइन शिकनी तो मेंबरान पार्लियामान ने की। अच्छा, मेंबरान पार्लियामान ने सही है, सारी की सारी पार्लियामेंट करने वालों के ऊपर हमला कर दिया। जिस आइन को अपने हाथों से बनाया, उसी आइन की पासदारी का हलफ उठाया, उसी आइन जो है उसको कमतर कर दिया। तो अवामी नुमाइंदों ने आइन शिकनी की है। अवामी नुमाइंदों ने पूरी की पूरी पार्लियामेंट आप कहती है इसकी मुर्तकिब हो गई है? आपने बड़ा स्ट्रेट जवाब दिया। कहते हैं कि हम आर्टिकल 224 को नहीं मानते, ठीक तो है, आप पाकिस्तान की रियासत को नहीं मानते, आप जमहूरियत के तसव्वुर को नहीं मानते, आप आइन को नहीं मानते, तो अवामी नुमाइंदों की क्या तौकीर है? जब आप आइन की बालादस्ती से आगे बढ़ते हैं। सही है, जहां करेक्ट मुकद्दम। मलिका साहिबा, अभी जब आप कमेंट करी थी, हसन साहब कह रहे थे कि जी मैं भी यही कह रहा हूं। अब मैं उनसे जानती हूं ब्रेक के बाद, और तारिक साहब से भी, कि वो कहते हैं कि मैं भी एग्जैक्टली यही बात कर रहा था। तो फिर डज इट पुट द एंटायर पार्लियामेंट अंडर अ कंटेम्प्चुअस ऑर्डर आफ्टर अ ब्रेक? वेलकम बैक नाजरीन। जी हसन साहब, आपसे इसका पहले नुक्ता नजर आ जाए, आप तारिक साहब कंसेंट के आपने कहा कि आप भी यही बात कर रहे हैं, बात ये भी मलिका साहिबा कर रही है, फिर तो पूरी पार्लियामेंट अपनी खैर बनाए बस। मोहतरमा मलिका साहब भी यही बात कर रही थी जो पहले मैंने की है जी, कि गवर्नमेंट ने ट्रिकी गेम खेली है। देखिए उन्होंने सिर्फ मियां शहबाज शरीफ के कंधों पे जिम्मेदारी नहीं डाली, बल्कि उन्होंने कहा जी कि हमने इसको मुंतखब किया है, कैबिनेट हमारी है, हमने प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब किया और हम इसको मना कर रहे हैं कि ये ना करे, तो बात खत्म हो गई। तो पूरी पार्लियामेंट को मुअत्तल कर देगी। मोहतरमा भी यही फरमा रही थी कि ये पूरी पार्लियामान जो है वो आइन शिकन है। अब आइन शिकनी की बात वो थोड़ा सा एक है कि वो आइन शिकनी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मे भी कि अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने ये एक सारा जो है वो मामलात इस तरह चलाए हों, क्योंकि पार्लियामान एक वजीर आजम खो चुकी है अपना इस तौर पे। हाँ राइट। अच्छा, इसमें एक और बात है, काजी फैज ईसा साहब की बात सुनिएगा, इस पे जरा कमेंट करें। वो उन्होंने भी आज एक मुनफरिद बात की है जो कि गवर्नमेंट जो है वो उनके मौक़िफ़ से काफी मेल खाती है, सुनिएगा। अगर फैसला गलत है वो गलत रहेगा, चाहे सबके 7 जज फैसला कर लें, अक्सरियत कर ले, एक की माइनॉरिटी अगर वो सही है तो वो सही है। हमें याद आता है हसन साहब, अक्सरियत और जो अकलियत है वो मायने नहीं रखती, फैसला सही होना चाहिए। बिल्कुल जबरदस्त बात कर आप देखिए, आप भुट्टो केस को लें। भुट्टो केस पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख में वाहिद ऐसा केस है कि 109 पीपीसी के तहत किसी को डेथ सेंटेंस दी गई और वो फिर एग्जीक्यूट भी हुई। 109 के तहत हम अब 32 साल तो मुझे हो गया प्रैक्टिस करते हुए, उसके बाद उस एग्जीक्यूशन के बाद आज तक किसी भी वकील ने किसी भी कोर्ट में उस केस को साइट नहीं किया
कि ये देखिए जी 109 काजी साहब में- ने सर सिर्फ भुट्टो साहब की मैं उसकी एक मिसाल बवाला नहीं, दे रहा उन्होंने हूं कहा ना। ये अभी की जो नंबर गेम चल रही है उस पर उन्होंने कमेंट किया है एक बात हाँ। अब देखें, अब एक और फैसला लेते हैं। आर्टिकल 63A का जो फैसला है पंजाब असेंबली का, जी, जी। कि आप 25 मेंबरान असेंबली को आप डी सीट कर रहे हैं। हाँ। और हमें पता था, उनको भी पता था कि हमने फ्लोर क्रॉसिंग करनी है, हमने डी सीट हो जाना है, लेकिन उनके वोटों की गिनती आपने नहीं की। सही है हाँ। उन वोटों की गिनती 63A की करके जो तशरीह की है आप उस पे तो ये हाँ। रीराइटिंग ऑफ ओह। कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई है, और उस फैसले को अभी तक वो रिव्यू में पड़ा है। और अगर कोई और बेंच सुनेगा तो मैं पूरी कन्विक्शन के साथ ये बात करूंगा कि शायद वो सेट असाइड हो जाए। सेट असाइड हो जाए तो हमजा मुमकिन है। शहबाज साहब दोबारा CM आते हैं कि नहीं आते, लेकिन कम ये भी अज़ पॉसिबिलिटी है। अगर नहीं भी आते हाँ। तो तारीख एक चीज होती है जिसको तारीख हम कहते हैं, जो हमने अगली नस्लों को एक चीज पहुंचानी होती है। हाँ। तो वो शायद तारीख में हम अपनी अगली नस्ल को पहुंचा देंगे कि ये जो रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी ये इम्प्लीकेशन है। देखें, एक बंदे को आप सजाए मौत दे रहे हैं, हाँ और सजाए मौत होती है कि उसने किसी को कत्ल किया। करेक्ट। अब इस केस में आपने फांसी तो लगा दिया, लेकिन कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही कोई नहीं है, वो बंदा मरे ही नहीं है, मरने का सबूत ही नहीं है, और आपने फांसी लगा दी। ये आप उसकी एक मिसाल के तौर पर आपने जैसे बयान किया, लेकिन ऐसी जो एक्सपेक्टेशन है तारिक साहब, हम सबसे ज्यादा आपकी पार्टी से रखते हैं जिन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, लेकिन आपके अपने जो लॉ मिनिस्टर हैं वो इस हवाले से कहते हैं कि जी हमने जूनियर जजेस को ऊपर करवाया था, उनको आगे पहुंचाया था, फैसला कहीं और से हुआ था, लेकिन हमें ये अश्योर किया गया था कि हमें अदलिया का इसमें सपोर्ट मिलेगा, और वो माफी मांग रहे हैं बाकायदा इस बात पे। ये सुनिएगा, आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा गया है फॉर द करेक्शन एंड फॉर द रिकॉर्ड कि उन्होंने बाकायदा माफी मांगी है। तारिक साहब विल रिस्पॉन्ड टू इट। मेरे जाती मौकफ के बावजूद मुझे हुकूमती मौकफ के ताबे वो वोट करना पड़ा। मुझे ये वोट नहीं था करना चाहिए, मुझे असूल के साथ खड़े होना चाहिए था। मैं आज ये पब्लिक अपॉलॉजी बिल्कुल आप सबकी मौजूदगी में पूरी कौम से मैं माजरत ख्वाह हूँ। जी सर, वोट को इज्जत कैसे मिलेगी? देखिए, आजम नजीर तारड़ जो हैं वो एक इंतहाई क्रेडिबल लॉयर भी हैं और एक स्पॉटलेस उनका कैरियर है, ठीक है। वो इज अ थॉरो जेंटलमैन। जो बात उन्होंने की है उसमें उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, हुकूमती मौकफ। हुकूमती मौकफ जो है वो PMLN का नहीं है, उसके पीछे पूरी PDM खड़ी है। अच्छा, लिहाजा वो हुकूमती मौकफ क्या था, PDM ने क्या कहा, जमातों के अंदर क्या मुशावरत हुई, आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू कमेंट। हाँ, वो मेरा ख्याल है तारड़ साहब ने जो बात कर दी है दैट इज मोर देन वो आप कहते हैं उन्होंने कम कह के भी बहुत कुछ कह गए हैं PDM वो। का मौकफ है ना, अब उस पर मैं मजीद कमेंट करके मैं अपनी पार्टी का तो जवाब दे सकता हूँ, हाँ। लेकिन मैं PDM का तर्जुमान तो नहीं हूँ। लेकिन आप कहते हैं बहैसियत पार्टी, इंडिविजुअल पार्टी, आप वोट को इज्जत दो के नारे के पीछे अभी भी इंटैक्ट खड़े हैं। मैं नहीं, हर जमहूरी आदमी मैं समझता हूँ कि वोट को इज्जत दो के नारे के पीछे खड़ा है। PTI वाले कहते जो हैं आजकल भी ये हमारा नारा है, पार्लियामान आजकल से- शुरू आपने किया लेकिन उसको पार्लियामान आगे वो से लोग बढ़ा जो रहे भी हैं। बरह रास्त मुंसलिक है, जैसे हम लोग हैं, जी जी, या इनडायरेक्ट जो पाकिस्तान की आवाम की वोट से मुंतखब होके लोग अवान में आते हैं, हर शख्स जो है वो वोट की इज्जत के साथ मुंसलिक है। सही है। देखिए, वोट की जो क्रेडिबिलिटी है, अनफॉर्चुनेटली हमारे, आप यूरोप को, अमेरिका को, फलाम ममालिक को छोड़ दें, अपने इस खित्ते की बात करें, इंडिया को ले लें, बांग्लादेश हमारा एक हिस्सा था, 71 में अलग हुआ। आज वहां पे अवाम को ये एतमाद हासिल है कि हम अपनी वोट की पर्ची से अपनी मर्जी से हुकूमत बना वो सकते सर हैं, उसी पर्ची से वो दोबारा आना चाहते हैं। वो और कहते हैं हम आप उस उसी पर्ची से अपना हुकूमत को गिरा किस्मत सकते हैं। आजमाएं अपनी। ये कॉन्फिडेंस PTI वाले पाकिस्तान कह रहे में लाना अजद जरूरी है, और जिस दिन ये वोट की पर्ची और उसका तकद्दुस बहाल हो गया और अवाम में ये कॉन्फिडेंस आ गया कि हम अपनी वोट की मर्जी मलिका से, साहिबा तो कहती है वो वही मांग रहे हैं आपसे कि वोट की पर्ची को इज्जत दें और नहीं, मलिका इलेक्शन साहिबा को कराएं। मैं ये कहूंगा कि वो हमारी जेब में तो है नहीं कि हम निकाल के आपको दे देंगे। उसके लिए जितनी भी इस वक्त सियासी जमातें हैं उन्हें कोशिश ये करनी चाहिए कि अब हम क्यों है, ये कैसे पैदा हुआ है। सही है। मलिका साहिबा से पूछे हैं, माशाल्लाह वो भी एक सीजन्ड वकील भी हैं, लॉयर हैं, उसे पूछें कि 2018 के इलेक्शन में वोट की पर्ची और उसके तकद्दुस पे एक सवालिया निशान नहीं है। 2018 का इलेक्शन बिल्कुल है। अभी तक आज है। जो बातें खुला के हो और रही उसी हैं, असेंबली ने अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भी मैं कह रहा मुंतखब हूं, किया है जो 2018 में हमने आई है। 2018 के इलेक्शन के ऊपर शदीद तरीन एतराजात के बावजूद हम ऐवान में बैठे थे। हाँ। उस वक्त भी राय ये थी कि बाइकआउट किया जाए। हाँ, लेकिन अब क्योंकि तो उस सर इलेक्शन आपके में हाथ में है ना, धांधली आप असेंबली डिसॉल्व वोट करते हैं की तो आप पर्ची को 2018 के इलेक्शन को ऐसे यूं बराबर से मिटा दें। तोड़ा मरोड़ा गया था, डस्टर से। मोरे कहीं और लगी थी, निकली कहीं और से थी। ये सारी बातें तो आप रिकॉर्ड की रिकॉर्ड का है, अच्छा। कोई ये बात मैं कोई नया राज नहीं मैं अफशा कर रहा। हाँ। सबको पता है। हाँ। बैसाखियों का जिक्र हुआ, बल्कि मैंने एक प्रोग्राम में कहा था, मैं लंबी बात तो नहीं, लेकिन ये मेरा अपना एक मौकफ है हाँ,
कि हमें बैठ के ना जरूर जायजा लेना चाहिए इस बात का। ये रोज बात होती है, मुज़ाकरात होने चाहिए, फलां होना चाहिए। इस बात पे भी सिटिंग होनी चाहिए कि आज पाकिस्तान इन हालात तक कैसे पहुंचा। अच्छा, किसने पहुंचाया है? मलिका साहिबा 2018 हम दूसरे मुल्कों की मिसाल देते हैं, हाँ। जिनको हम खातिर में नहीं लाते थे, आज वो हमसे आगे निकल आप गए लोग हैं। कमीशन बना लें, आज तहकीकात वो उनकी कराएं इस करेंसी पे। हमसे मजबूत हो गई है, उनकी मैशत हमसे या फिर उस मजबूत हो गई असेंबली है। को आप तोड़ दें जो कि आई, आप कहते हैं धांधली ज़्यादा इलेक्शन के नतीजे में। या कमीशन बनाने से ये बात नहीं होगी। ये बड़ी संजीदा एक मूव है और ये करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। मलिका साहिबा, आप इनकरेज करते हैं क्योंकि इस इलेक्शन के नतीजे में तो पीटीआई आई थी इक्तदार में। देखिए, पहले तो मैं जरा उस पर वजाहत पेश कर दूं कि तौहीन अदालत का मुर्तकिब कौन होगा। मैंने अपनी बात को मुकम्मल नहीं किया था। तौहीन अदालत के मुर्तकिब पाकिस्तान के इस वक्त के वजीर आजम और काबीना के मेंबरान होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की आला अदालत ने अपने तहरीरनामे में वजाहत से कहा है कि आपने पार्लियामान के पास से इख्तियार भेजा है इस एक्सपेंडिचर को अप्रूव करने का, उस हुक्मनामे के जरिए, अपनी काबीना के हुक्मनामे के जरिए। उसका इख्तियार पार्लियामान के पास नहीं है, वो इख्तियार आपका है, वो इख्तियार आपके पास है। तो आपने जो चीज उनको अरसाल की है वो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। तो अगर किसी ने तौहीन अदालत की है और कोई पाकिस्तान की आला अदालत के तहरीरनामे को नहीं मान रहा, तो इस वक्त के वजीर आजम के ऊपर, इस वक्त के वजीर कानून के ऊपर जो खुलेआम आइन शिकनी को फरोग दे रहे हैं, और इस वक्त के जो वजीर दाखिला हैं, जो पाकिस्तान की आला अदालत के जजेस को धमकियां दे रहे हैं, जो स्टेट बैंक के मेंबरान को धमकियां दे रहे हैं, जो अदालती कार्रवाई में रुकावट पेश कर रहे हैं, उनके ऊपर तौहीन अदालत जो है उसकी तलवार लटक रही है। और ये अंदिया पाकिस्तान की आला अदालत के चीफ जस्टिस के तहरीरनामे में दिया है कि क्या आप जानते हैं कि आपका अदालती अहकामात को ना मानना, आपका आईनी तकाज़ों को पूरा ना करना, उसके क्या नताइज हो सकते हैं। संगीन नताइज की बात की है जी। लेकिन उन्होंने ये वजाहत पेश कर दी। और आपकी अददी अक्सरियत जो है, आपकी अददी अक्सरियत के ऊपर भी सवालिया निशान उठाया है कि पार्लियामान अगर मनी बिल को पास ना करवा सके, अगर जो जमात है पार्लियामान के अंदर मनी बिल को पास ना करवा जी मलिका साहिबा, उसकी तो क्लैरिटी मैंने तारिक साहब से मांगी है स्टार्ट में ही। वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम मनी बिल पास नहीं करा सकते, बाआसानी इतनी मेजोरिटी है कि गवर्नमेंट बाआसानी बजट या कोई भी मनी बिल पास करा सकती है। फिर तो बात बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि हुकूमत वक्त में अददी अक्सरियत रखने वाली जमात ने बदनीयती पर मबनी होकर पार्लियामान को गैर आईनी काम कराने के ऊपर अमल दरामद कराई। यानी कि आपके पास अददी अक्सरियत थी मनी बिल पास कराने के लिए, लेकिन आप आला अदालत के अच्छा, आप कहते हैं फिर ये और ज्यादा संगीन इल्जाम है जो कि गवर्नमेंट पे और ज्यादा संगीन है। तारिक साहब मानिए, मेरी आपको तजवीज होगी कि कोई और बात करते, लेकिन आप दमादम मस्त कलंदर है कर लिया मोना के प्रोग्राम के अंदर। देखिए, और दूसरी बात यहाँ पर की गई कि जस्टिस इस्तेमाल किया अददी अक्सरियत। देखिए, माजरत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सिंपल मेजोरिटी तो उनके पास भी नहीं थी, सिंपल मेजोरिटी हमारे पास भी नहीं है। वो भी एक इत्तेहादी हुकूमत है, हम भी एक इत्तेहादी हुकूमत है। मुझे समझ नहीं आती कि ये 30 मार खान कैसे है और मौजूदा हुकूमत नहीं है। कम से कम टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर उनका और हमारा स्टेटस सेम है। दे वर नॉट इन सिंपल मेजोरिटी। अगर हमने मेंबर नहीं तोड़े, हमने इनके मेंबरों के वोट से कोई हम कायदे अवान नहीं बने। आखिर किस बुनियाद के ऊपर ये कह रहे हैं जनाब कि इनकी हुकूमत कोई बड़ी आईनी हुकूमत, हसन साहब मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मलिका साहिबा ने अपना और अभी कोई बहुत बड़ी कोई जाती होगी अपना जुमला मुकम्मल करना है जी। मैं मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस के बारे में एक नुक्ता नजर पेश करना चाहती हूँ कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ने 1-2 घंटे की कार्रवाई के अंदर अपना आईनी तकाजों के ऊपर नुक्ता नजर पेश किया। पहले तो हमारे बहुत तहफ्फुज़ात थे, मेरे खुद तहफ्फुज़ात है, मुझे पार्टी का नहीं पता, लेकिन मेरे कानूनदान एज अ पाकिस्तानी शहरी तहफ्फुज़ात हैं कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस माजी में आइन शिकनों की महफिल में क्यों गए। मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ने आइन की किताब को आइन शिकनों की महफिल में लहराकर क्या वजाहत नहीं, लेकिन वो तो मलिका साहिबा, वो तो मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस खुद भी जा रहे थे। उन्होंने आज अपॉलॉजी जो अपना एक रिग्रेट लेटर भेजा है, ठीक है, लेकिन उनको ये फैसला, जो उनका ये जो फैसला है, उस पे पाकिस्तान की आवाम को और वकला बरादरी को और बहनों को बहुत तशवीश है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि वो खुद जानते हैं कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस है, सीनियर ट्यूनियर जज हैं, जानते हैं कि एक ज़ेरे इल्तवा केस के ऊपर, सब जुडिस मैटर के ऊपर अपनी राय देना जो है वो सही दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है, कतई नजर कि उनकी राय की मेरी नजर में कानूनी कोई हैसियत। मलिका साहब, मैं वैसे तारिक साहब से पूछूंगी, वो कहेंगे उनके ऊपर आप लोगों ने भी रेफरेंस किया था जिसके ऊपर खान साहब ने कहा था कि वो उनकी तरफ से नहीं, बाजवा साहब ने उनको कहा था। एक जुमला बता दें हसन साहब,
मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस के ऊपर बड़ी सख्त तशवीश आई है। और वकला बरादरी का भी उन्होंने जिक्र वकला किया है। बरादरी का भी जिक्र वकला बरादरी भी बता दें कि देखें, खड़ी है। मलिका साहबा, अब मसला ये है कि इनको अगर कोई बात की जाए तो ये 22 करोड़ अवाम की बात करते हैं कि वो उनके पीछे हैं। वकला की बात की जाए, पूरे पाकिस्तान में 2 बार एसोसिएशन, एक सुप्रीम कोर्ट बार और एक हाई कोर्ट बार लाहौर, वो जीते हैं इनके कारकुन जो सदर बने हुए हैं। बाकी- कारकुन? जी, इश्तियाक खान साहब जो प्रेसिडेंट है, हमारे भाई हैं लाहौर हाई कोर्ट के, वो इलेक्शन जीत के सबसे पहले मोहतरम इमरान खान साहब के, मोहतरमा मुझे बात करने दें प्लीज, वो गए सबसे पहले गए मुबारकबाद वसूल करने के लिए इमरान खान साहब के पास, और बकायदा उन्होंने गले में पीटीआई वाला पटका पहना हुआ था। फिर जो आबद जुबैरी साहब सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट बनने हैं, वो भी मेरे भाई हैं, वो हमारे पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर भी हैं, वो भी इलेक्शन जीत के सबसे पहले शुक्रिया अदा करने इमरान खान साहब के पास गए। हम भी 27 जनवरी को इलेक्शन जीते हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल का चेयरमैन एग्जीक्यूटिव बना हूं। मैं तो नहीं आप नहीं गए इनके पास? मैं ना इनके पास गया हूं ना उनके पास गया हूं, मैं तो किसी के पास नहीं मलिका साहिबा गया, पूछ रही है। मैं तो किसी के पास नहीं गया। अब मैं बताता हूं, खुदा रा तमाम बार एसोसिएशंस को और कौंसिल्स को अपने साथ मत मिलाएं, इनको इंडिपेंडेंट रोल प्ले करने दें, और इंडिपेंडेंट रोल प्ले करेगी पाकिस्तान की बार काउंसिल्स, पाकिस्तान की बार एसोसिएशंस, तो ये इस मुल्क के लिए, अदलिया के लिए, पार्लिमान के लिए और अवाम के लिए बहुत बेहतर होगा। सारा रोला तारिक साहब ने डाला है, 21 अरब रुपए दे दे तो खत्म हो जाए। और मैं जी सर, मैं जो बात करना चाहता था जनाब काजी फाइज साहब के हवाले से, देखें हम कोई पिक एंड चूज नहीं कर रहे कि जी के हम फलां 4 जजेस हैं उनके पीछे खड़े हैं, हम पूरी सुप्रीम कोर्ट बार के पीछे खड़े हैं। सही है। सो हर एक मुअज़्ज़ज़ जज सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस साहब भी सुप्रीम कोर्ट है, सीनियर प्यूनी जज भी सुप्रीम कोर्ट है, और जूनियर मोस्ट जज साहब जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट, और ठीक हम है, सारी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। जो वकला हैं पाकिस्तान जी, के, मलिका साहिबा, आइन का बोलबाला करना है, कानून की हुक्मरानी करनी है, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। मलिका साहिबा, देखिए मेरा मौक़िफ़ है, और ये वकील भाई हैं हमारे, तो हमारा एक रिश्ते का भी एहतराम है, क्योंकि हम दोनों वकील हैं। तो एहतरामन मैं इनसे इस्तदा कर रही हूँ कि पाकिस्तान की आवाम की वकला बरादरी से कुछ उम्मीदें हैं। वो चाहते हैं कि इस माहौल के अंदर जब जस्टिस मुनीर के नजरिए को उजागर किया जा रहा है, जब नजरिया इस जरूरत को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो पाकिस्तान की आवाम वो पूछ रहे हैं कौन कर रहा है? पाशा साहब पूछ रहे हैं कौन कर रहा है? देखिए नजरिया इस जरूरत की इस्तदा को हुकूमत मलिका साहिबा, एक बात मुझे बताएं, मैं आपसे मुकम्मल कर लूं। जस्टिस मुनीर का एजेंडा मौजूदा अदलिया में कौन पूरा कर रहा है? आप नाम ले लें। पाकिस्तान के अवाम क्या चाहते हैं, क्योंकि आप वकील हैं, लेकिन आप अवामुन नास जो है पाकिस्तान की, उसके आईनी हकूक के वो पूछ रहे हैं कौन कर रहा है? मलिका साहिबा, आपके पास अगर कोई जुमला है, एक इसके ऊपर जुमला फरमा दें, फिर मैं वाइंड अप करूं। देखिए नजरिया जरूरत की इस्तेदाद को इस वक्त के अवामी नुमाइंदे कर रहे हैं, जब अवामी नुमाइंदे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं गवर्नमेंट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि नजरिया शिकों से इनहराफ कीजिए, इलेक्शन के अमल को आगे ना बढ़ाइए, जस्टिस मुनीर को जिंदा कीजिए, जस्टिस कॉर्नेलियस को दफन कर दीजिए। तो कौन ये कर रहा है, कौन कह रहा है कि पाकिस्तान की आवाम और आइन के बरक्स जो है आप पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के अमल को ना बढ़ाइए? हम तो इस्तदा कर रहे हैं पाकिस्तान बार काउंसिल से कि आपसे उम्मीदें हैं पाकिस्तान की। सही, राइट नाज़रीन, आई विल हैव टू वाइंड अप ऑन दिस नोट। बहुत शुक्रिया मलिका साहिबा, तारिक फजल साहब और जनाब हसन रजा पाशा साहब, बहुत शुक्रिया फॉर एवरीवन्स टाइम। नाज़रीन आपके देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।